एवरीवन, वेलकम टू शौर्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म। सारे बच्चों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। यही पढ़ रहे थे। ओके, क्या समझे अभी तक हाइब्रिडाइजेशन से? 3 पढ़ा चुके हैं। कौन कौन से पढ़ लिए? जल्दी जल्दी बताओ। sp, sp2, sp3। उसके बाद में अब बाकी के 3 या जो 4 या 5 रह गए वो हम लोग अभी देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से क्या समझ में आया वो बताओ झटपट। किसकी शेप? ऑर्बिट की। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? जब हम लोग 2 अलग अलग जो ऑर्बिट होते हैं उनको एक दूसरे के साथ में मिक्स करेंगे, नए हाइब्रिड बनाएंगे और उनके आधार पर हम जो भी मॉलिक्यूल बनता है, कौन सा मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। उनके बीच में एंगल देखते हैं, उनकी ज्योमेट्री देखते हैं, उनका शेप देखते हैं। sp, sp2, sp3 ये तीनों की तीनों पढ़ लिए थे। ये लास्ट हम लोग sp3 देख रहे थे। चलो जी बढ़ते हैं sp3d। ठीक, एग्जाम्पल लिखेंगे PCl5 का। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला हमारा कंपाउंड यही है। पहले निकालो, फॉर्मूला लगाओ। कल एक फॉर्मूला बताया था ना, फॉर्मूला लगा के हाइब्रिड का नंबर बताओ बेटा। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? P के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होंगे? 5। अरे बाबा कैसे देख रहे हो? ये देखो P है, Cl5 है। जब मैं सेंटर एटम की बात कर रही हूं क्योंकि ये 5 Cl से जुड़ा हुआ है, तो कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। चलो निकालो। अब स्मार्टली काम किया करो थोड़ा सा। 5 बनेंगे। sp3d। ओके, शेप लिखो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और कोण जो है वो 2 अलग अलग बनेंगे, 120 और 90। स्ट्रक्चर पहले देखो कि हम लोगों ने 120 वाला, वो वाला स्ट्रक्चर क्या सबको विजिबल है? ठीक है, चलो। तो यहाँ पर जो 3 हमारे क्लोराइड जुड़ेंगे वो कैसे जुड़ेंगे? 120 के एंगल के ऊपर, और एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला है, वरना वो इस तरह से जुड़ेगा। तो ये जुड़ेगा 90 पे। एंगल और इसकी ज्योमेट्री ही एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। जो भी एग्जाम्पल मैंने आपको एक्चुअली इसमें दिखाए हैं, भले वो हमारा BeCl2 वाला था, BF3 वाला था या फिर CH4 वाला था, वो सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव है। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम के अंदर यही पूछा जाएगा, बट PCl5 के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक, जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तब सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करके ही निकालना पड़ेगा। फिर शेप और एंगल को ध्यान में रखो। हमेशा ये शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में शेप बनाना नहीं आएगा। अगर आपने ये निकाल लिया कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 होगा, तो उसका शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। और कोण कितने का बनेगा? 109। बस, तो ये कोण और उसका जो शेप है वो याद रखना है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो तो ये सारी चीजें इजी हो जाएंगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा हो जाएगा? पहले निकालो। sp क्लियर। शेप वेरी गुड, ऑक्टाहेड्रल। और जो भी कोण बनेगा वो इक्वल साइज के बनेंगे और वो बनते हैं बच्चे 90 डिग्री के।
अगर इसकी जगह मैं ये लगा दूँ तो सेम, Cl लगा दूँ तो सेम, कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन मेजर किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेंट्रल एटम के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक? एज फार एज दे आर मोनोवेलेंट, अगर ये सब मोनोवेलेंट है तो किसी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट IF7 sp3d3, शेप पेंटागोनल, और कोण हो जाएगा 72-90। क्योंकि पेंटागोनल है तो 5 जो होंगे, सॉरी मोस्टली जो कोण होंगे वो 72 के होंगे। जैसे हम लोगों ने अभी अभी ट्राइगोनल के अंदर देखा था 120 के हैं, तो यहाँ पे 72 के होंगे, और 2 कोण ऐसे होंगे जो कि 90 के होंगे, वही वाला, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। शेप बना रहे हो? बनाओ, बना लो शेप बना लो। फिर PCl5 का बनाया, SF6 का, बढ़े आगे, डन। चलो अब हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पूछ लिया जाए तो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तो एक और हमारा नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा DsP2। लिखो DsP2। पहले शेप कोण लिख लो, थोड़ा सा फिर इसको समझा देती हूँ, ठीक है। DsP2 बेटा शेप हो जाएगा प्लेनर, 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 और कोण हो जाएगा 90। टेट्राहेड्रल में शेप चेंज हो जाता है, कोण भी चेंज हो जाता है। लिखा? पहले इसका शेप देख लो, ये शेप है, बनाओ। बीच में आपका सेंटर आएगा कॉपर का, और 4 जो आपको ग्रीन कलर की बॉल्स दिख रही है वो है अमोनिया। ठीक, अब बेटा देखो इसके अंदर भी जो बनने वाले हमारे ऑर्बिट होंगे वो कितने होंगे? 4, और sp3 के अंदर भी 4 बनते हैं। तो इसके अंदर फर्क क्या आता है? इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है पहले D का, फिर S का, और फिर P के 2। जनरली जब हम लोग sp3 की बात करते हैं तो हम एक S लेते हैं और 3 P लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? P के 2, S का 1 और D का 1। तो सबसे पहले अगर हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो कुछ इस तरह का होता है। D शेल पूरा का पूरा भरा हुआ है, S के पास में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जब हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते किस में से हैं? D में से। S के अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है, तो S वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? P के अंदर। कितने शेल खाली हो गए हमारे पास में? 4, 1, 2, 3, 4 हो गए। अब यूजुअली जब तक हम लोगों ने sp3 पढ़ा था, आपको याद होगा कि यहाँ हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन था और हम लोगों ने 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन का पेयर देने के लिए हमारे पास में होता है अमोनिया। ये हम लोगों ने पढ़ा है कोऑर्डिनेट के अंदर। तो अमोनिया क्या करेगा? पूरे के पूरे पेयर को क्या करेगा? इसको डोनेट कर देगा, इसीलिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये है CuNH3 प्लेनर, 90 डिग्री का कोण है यहाँ पर, स्क्वायर प्लेनर बोल सकते हैं। नेक्स्ट लिखो
D2sp3। ओके, सो हम लोग लेंगे क्रोमियम NH3 और होल स्क्वायर हो जाएगा +3। इजी। सेम कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगे। सबसे पहले क्रोमियम को देखेंगे। तो आप जब आप क्रोमियम को देखते हो तो D के अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर पेयरिंग नहीं करनी है। हम लोगों को पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दूसरे से लेना है, और दूसरे से किससे लेना है? हमारे अमोनिया से लेना है। सो ये पेयर वैसे के वैसे रह जाएंगे। जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 निकल जाएंगे बाहर, निकल गए, खाली हो गया पूरा का पूरा। आगे 6 हमारे पास में, और 6 के अंदर ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से आ गए? अमोनिया से। अमोनिया वीक लिगेंड है ना? अमोनिया क्या लेगा? लिगेंड वीक लिगेंड है। हाँ, वीक लिगेंड है। अब यहाँ पर जब हम शेप देखते हैं तो शेप क्या नजर आ रही है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल बेटा, टेट्राहेड्रल कैसे होगा? कौन बताओ कितना होता है ऑक्टा के अंदर? 90। यहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा, 89.65। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। जब भी हाइब्रिडाइजेशन आए, सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर बनेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ज्योमेट्री याद होनी चाहिए, कैसे भी करके याद करो पर याद करनी है। तीसरा, एंगल याद करना है। सिर्फ 2 हाइब्रिडाइजेशन ऐसे हैं जिसमें एक से ज्यादा एंगल है ना? कौन सा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कितने कोण 120 के होंगे और कितने 90 के होंगे। जब पेंटा पे जाओगे तो कितने कोण 72 के होंगे और कितने 90 के होंगे। बस, इससे ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये पूरा का पूरा हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, जब हाइब्रिडाइजेशन हमारा खत्म हो गया, इसके साथ में खत्म हो जाता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। और इसमें एक चीज, एक क्वेश्चन है बेसिकली, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे इस थ्योरी से। तो ऐसा समझ लो कि थ्योरी से क्वेश्चन करेंगे या क्वेश्चन से थ्योरी को समझेंगे। अब ये जो थ्योरी है ये सिर्फ सिंपल हमको ये बताती है कि कई बार हम लोगों ने ऐसी चीजें या ऐसे कंपाउंड पढ़े हैं जिनके अंदर लोन पेयर पाया जाता है। जब भी कोऑर्डिनेट की बात करी थी, लुईस बेस भी हम लोगों ने पढ़े हैं, तो उनके अंदर पाया जाता है लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो फालतू है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर क्या चेंज लेकर आता है, इसे हम लोग पता करते हैं वेस्पर थ्योरी से। तो वेस्पर थ्योरी है क्या? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। रिपल्शन का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षण, एक दूसरे को दूर हटाना, रिपल करना, या हम ऐसे कह सकते हैं एक दूसरे को अपने से दूर हटाना। तो ये जो रिपल्शन है, इसका ऑर्डर देखो। सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर के अंदर। लोन पेयर क्या होता है? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी भी बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेते। इससे कम होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर। बॉन्ड पेयर बताओ बच्चे? कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं हम उन्हें बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर के अंदर। क्लियर है? बॉन्ड पेयर में मतलब कोवैलेंट बॉन्ड ही आएंगे। आयनिक बॉन्ड के अंदर तो हम पेयर कहाँ बनाते हैं? हम तो सिर्फ डोनेट कर रहे हैं और ले रहे हैं ना, इसलिए। तो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ये सारी की सारी चीजें हमारे कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई है। अब सिंपल क्वेश्चन हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा अमोनिया, मीथेन और वाटर तीनों के अंदर सेम हाइब्रिडाइजेशन है, विच इज sp3, लेकिन फिर भी इनकी ज्योमेट्री एक दूसरे से अलग है।
और इनके बॉन्ड एंगल भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। क्यों है उसका कारण यही वेस्पर थ्योरी है जो हमको यहाँ पर निकाल के देती है। सबसे पहले अगर हम इसको देखते हैं, हमारे मीथेन को, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा है। सी के पास में यानी कार्बन के पास में आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ही 4 है और वो चारों के चारों हमेशा बॉन्डिंग में चले जाते हैं। बेटा बॉन्ड पेयर कितने हो गए? लोन पेयर कितना है? अगर रिपल्शन होगा तो कौन सा होगा? बॉन्ड पेयर जो बहुत कम होता है, इसलिए जो एंगल बनता है वो एक आइडियल एंगल बनता है जो कि sp3 के अंदर होना चाहिए और होता है 109.28। क्लियर? क्योंकि हम ऐसे बोल सकते हैं ना के बराबर रिपल्शन है। सेकंड चलो, अमोनिया, ये स्ट्रक्चर है। बॉन्ड पेयर बताओ। लोन पेयर कौन सा रिपल्शन होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसीलिए ये एंगल जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? बस इतना ही, अप्रॉक्स 107 डिग्री का हमेशा रहता ही रहता है। अब चलो वाटर की तरफ। लोन पेयर कितने? बॉन्ड पेयर कितने? दोनों तरह के रिपल्शन लगेंगे। बॉन्ड पेयर भी लगेगा क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर भी लगेगा क्योंकि, और तीसरा वाला भी लगेगा। तो इसके अंदर मैक्सिमम रिपल्शन होगा और मैक्सिमम रिपल्शन होता है तो एंगल और कम हो जाता है 104.5 डिग्री। ये वाटर का आइडियल हम ऐसे बोलते हैं स्ट्रक्चर है। शेप बता दो बेटा। इसका शेप बताओ पहले। अरे सबसे पहले मीथेन है हमारे पास में, टेट्राहेड्रल। वेरी गुड। ट्राइगोनल, पिरामिडल। गुड। बेंट शेप, वी शेप, बेंट शेप, कुछ भी लिखो। रिपल्शन जरूर लिखना किस किस के बीच में हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर, वहाँ पर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, यहाँ पर तीनों रिपल्शन होंगे। प्रतिकर्षण, लोन पेयर तो समझ आता है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन क्यों होता है? मतलब लोन पेयर में तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए रिपल्शन होता है। तो बॉन्ड पेयर में क्या है? इलेक्ट्रॉन ही तो है बेटा। इलेक्ट्रॉन देखो, एक्चुअली हम ऐसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, बट यहाँ पे जो रिपल्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हो रहा है क्योंकि उनके ऊपर सेम चार्ज है। अगर आप बॉन्ड के अंदर उनको डाल भी दोगे तो इलेक्ट्रॉन ही लेगा, उसका चार्ज थोड़ी ना चेंज हो जाता है। बॉन्डेड हो जाता है तो चार्ज थोड़ा ना चेंज होगा। बॉन्डेड के अंदर देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बॉन्डेड है, पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो वही का वही रहता है ना। अगर हम एक बोलते हैं न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल ही रहता है, वो थोड़ी ना नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप ऐसे बोलते हो तो अपन लोग क्या बोलते हैं, ये सोडियम आयन है ना। अब अगर मैं इसको बोलूं इस सोडियम के अंदर और इस सोडियम के अंदर फर्क क्या है? अब चार्जिंग का फर्क है, चार्जिंग का फर्क आ रहा है ना, वो यहाँ पर नहीं आता। क्लियर है यहाँ पर? चलो नेक्स्ट चैप्टर लिखो, मेटल्स। पहले मेटल्स पढ़ेंगे फिर नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। मेटल्स, धातु, झटपट लिखो।
ओके, सो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोगों को 3 कैटेगरी पढ़नी है। पहली कुछ फिजिकल या हम ऐसे बोल सकते हैं कुछ भौतिक गुण जो कि मेटल्स के होते हैं। फिर उसके बाद में रासायनिक गुण, केमिकल रिएक्शन, फाइन। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है उनके कुछ कंपाउंड, कुछ ऐसे हैं जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ एडिशनली पढ़ेंगे। जैसे जब हम लोग मेटल के अंदर जाएंगे तो हर एक मेटल को उठाएंगे, उसका कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी से। फिजिकल प्रॉपर्टी से हमारा मतलब क्या होता है? भौतिक गुण। हाँ, भौतिक गुण से मतलब हमारा क्या होता है? जिसे हम लोग देखकर महसूस कर सकते हैं। भाई कोई भी आप एक मेटल की चीज देखते हो तो उसको देखने पर वो कैसे हमको महसूस होती है या जिसको हम लोग छू कर पता लगा सकते हैं, वो होते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर उसके भौतिक गुण। केमिकल रिएक्शन कैसी होगी? जब वो किसी ना किसी दूसरे केमिकल के साथ में रिएक्ट करते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी से शुरू करेंगे। यहाँ पर जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे वो सेम की सेम चीजें हम लोग नॉन मेटल के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी पे ध्यान देना कि उसका मतलब क्या है, वहां पर जाके सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव लिखेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि हम किसी भी धातु को या अधातु को, कोई भी एलिमेंट जो है हमारे पास में, उसको हम लोग पीट कर चादर के अंदर या शीट के अंदर बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। समझ में आया? तो आपको एक मैं मेटल दे दूं, आपको मैं एक लोहे का टुकड़ा दे दूं और मैं आपको बोलूं कि इसकी चादर बनानी है, इसकी शीट बनानी है, क्या आप बना पाओगे? बना पाओगे? तो लिखो मैलिएबल होते हैं सारे के सारे धातु। ये मैंने पहले भी लिखवाए हैं आपको, मेटल की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी। ये तो नए बच्चे हैं, आप लोगों को तो पता होगा जब मैंने मेटल और नॉन मेटल पढ़ाया तब उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी लिखवाई है। चलो आप लोग लिखो, सारे के सारे जो धातु होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, यानी कि हम उसकी पूरी की पूरी चादर जो है बना सकते हैं। स्पेशल हमारा गोल्ड, ठीक है, सिल्वर और एल्यूमिनियम। हालांकि सोने और चांदी की हम लोग चादर नहीं बनाते। बना सकते हैं क्या चादर? बनाते हैं चादर? बताओ बेटा कैसे बनाते हैं चादर? सोनार बनाता है। फॉइल देखिए, फॉइल जिसे बरक कहते हैं, वो चादर ही है। जरूरी नहीं है कि हर चादर जो है वो इस शीट की तरह हो जिसके दीवार खड़ी कर सकते हैं, नहीं। बरक तो देखिए मिठाइयों पे लगी हुई होती है, सब खाते हैं। हाँ, एल्यूमिनियम फॉइल देखिए, वही, बस उसी को हम लोग चादर बोल रहे हैं। हर चादर लोहे की तरह हमको नहीं बनानी है। कॉपर और आयरन की देखते हैं तो वो नॉर्मल होती है। नॉर्मल का मतलब क्या है? मीडियम रेंज मतलब थोड़ी मोटी। बताओ बेटा नॉर्मल का मतलब क्या है? देखो मेरी बात सुनो, हमें हथौड़े से मार के उसको एक पतली चादर के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, कुछ धातु ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा हथौड़ा मारेंगे और वो ज्यादा फैलेगा। ठीक है, ये थोड़े से कम फैलते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो ढीठ है, फैलते ही नहीं है। उनके ऊपर अलग से क्या लगाना पड़ता है? टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, और वो है कम से कम 100 से 150। नहीं तो पीटते रहो, वो कभी चादर के अंदर नहीं बदलेगा। तो चांदी और सोने की बरक जब आप देखते हो तो वो एक तो इतनी मोटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? थोड़ी सी चांदी, और इतनी महंगी नहीं होती कि हम खा नहीं पाए, वरना मिठाई सबसे महंगी होती है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा सोना आप लो और उसको अगर हैमर से बीट करोगे तो वो बहुत बड़ी चादर या बरक के अंदर बदल जाता है। सेम एज विथ द एल्यूमिनियम ऑल्सो। इसीलिए एल्यूमिनियम की फॉइल इतनी सस्ती है। लेकिन जब आप लोहे की चादर खरीदने के लिए जाओगे तो वो क्या आपको ऐसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसको बनाने में मेहनत लगती है, बहुत सारा लोहा लगेगा जब जाके वो चादर उसकी बनेगी। इसीलिए वो मोटी भी होती है और थोड़ी सी भारी भी होती है। जबकि जब आपकी एल्यूमिनियम फॉइल और अगर चांदी और सोने की बरक पे चले गए तो उनके अंदर तो वेट ना के बराबर होता है। क्लियर? नेक्स्ट
कैरेक्टर लिखो बेटा, लस्टर, लस्टर, सॉरी, लस्टर, लस्टर, शाइन, चमक। जितने भी धातु होते हैं वो सब के सब लस्ट्रस होते हैं। क्या ये मैंने पहले नहीं लिखाया? लिखाया था ना। चलो आप लोग लिखो, लस्ट्रस होते हैं, उनमें एक अपनी चमक होती है। एक्सेप्शन में नहीं, धातु में शाइनिंग का एक्सेप्शन। शाइनिंग का एक्सेप्शन सोडियम लगा लो। सोडियम के अंदर इतना नेचुरल, सोडियम के अंदर लस्टर तो होता है, लेकिन वो हवा के अंदर जब छोड़ दिया जाता है तब उसका वो लस्टर चला जाता है। लिखो बेटा, उनके अंदर एक चमक पाई जाती है। सोडियम के अंदर लस्टर तो होता है, चमक वाला होता है, लेकिन आप उसको अगर हवा के अंदर छोड़ोगे तो उसका लस्टर जो है वो चला जाएगा। लस्टर से हमारा मतलब क्या है? थाली देखी है सब लोगों ने? तो थाली, कोई भी मेटल की प्लेट ऐसे लगी हुई हो तो हम क्या बोलते हैं? उसके ऊपर से चिल्का आता है, बस वही चिल्का, चिल्का। तो वो एकदम शाइनिंग सरफेस की तरह जो है वो काम करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर लिखो, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट के तार बना देना। और मेटल के अंदर डक्टिलिटी जो है भर भर के पाई जाती है। मेटल को बहुत इजीली आप तारों के अंदर, वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, और इसीलिए हम उन्हें बोलते हैं कि वो सारे के सारे नेचर के अंदर क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। अब इसमें भी हमारे पास में कुछ बहुत अच्छे, कुछ बुरे हैं, और कुछ तीसरी कैटेगरी कौन सी हमारी? ढीठ। ढीठ को देख लेते हैं। जिंक। अच्छे कौन से हैं? गोल्ड और सिल्वर, मतलब कॉपर, कॉपर, आयरन, ये सब हमारे अच्छी कैटेगरी में है। इसीलिए बिजली के अंदर जितने भी तारों का इस्तेमाल किया जाता है वो मैक्सिमम किसके बने होते हैं? कॉपर के बने होते हैं। तो फिर जब हमारा तो मैक्सिमम भैया सोना और चांदी है, अफोर्डेबल कॉपर होता है। तो हम उससे क्यों नहीं तार बना लेते हैं? अफोर्डेबल 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना लेते हो, तो फिर सोना लगा देना चाहिए। इतना सा सोना लगेगा और लगा लेंगे। नहीं, फिर वो हीट से क्यों पिघलेगा? बेटा सोने को पिघलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। अगर तुमने कभी सुनार के पास में बैठ के काम किया हो तो। नहीं नहीं, सोने चांदी को पिघलाने के लिए हमें ऐसा लगता है कि वो सॉफ्ट होता है, इसलिए थोड़ी सी हीट होगी तो वो गल जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप ये जो सोने चांदी के जो गहने होते हैं, मैंने आपको शायद एसिड के अंदर भी पढ़ाया था कि इनको गलाने के लिए 2 तरह के एसिड को मिक्स करना पड़ता है। सिंगल एसिड से तो वो गलेगा भी नहीं, तो वो मजबूत होता है। ऐसा नहीं होता कि वो मजबूत नहीं है। बट जब हम बोलते हैं कि मेलिएबिलिटी या डक्टिलिटी इंक्रीज होती है, तो इसका मतलब ये है वो इजीली तारों के अंदर बदल जाता है, या थोड़े से अमाउंट में हम ज़्यादा तार या ज़्यादा लंबा तार जो है वो बना सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो सॉफ्ट है। सॉफ्ट तो कुछ ही होते हैं मेटल जो होते हैं, वो अभी पढ़ लेंगे। तो सबसे ज़्यादा हमारा एग्जाम्पल में जाएगा हमारा सोना और चांदी। अच्छा, एक ऐसा मेटल बता दो जो कि मेलिएबल भी नहीं है और डक्टाइल भी नहीं है। मर्क्यूरी लिखो। मर्क्यूरी लस्टर होता है ना, लस्टर। लस्ट्रस तो बहुत लस्ट्रस होता है। पारा नहीं देखा कभी? थर्मामीटर देखा है? तो फिर एक काम करो, पहले तुम थर्मामीटर देखो। पारा ऐसे तो मिलेगा नहीं तुमको देखने के लिए, ठीक है? थर्मामीटर होता है ना बेटा, उसके अंदर पारा जो भरा हुआ होता है वो देखना, बहुत शाइनियर होता है, बहुत ज़्यादा शाइनियर होता है। अरे बस, किसी को जाना है वापस 12th में? ढंग से नहीं पढ़ी है, किसी को पढ़नी है? नहीं, तो अभी यहाँ पे ध्यान दो। तो हमारा जो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी ना तो मेलिएबल है और ना ही डक्टाइल है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये लिक्विड स्टेट के अंदर है। और बताओ, डक्टाइल और कौन नहीं हो सकता? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। सॉफ्ट है, सॉफ्ट धातु के अंदर। अब इनके तार नहीं बना सकते हम। लिखो फटाफट। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम सॉफ्ट है।
सॉलिड है पर सॉफ्ट है। तो इनकी ना तो बेटा हम चादर बना सकते हैं और ना ही हम इनके तार बना सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर लिखो, टेंसाइल स्ट्रेंथ। हिंदी में बोलते हैं भार वहन करने की क्षमता। तो आपने तार तो बना लिए, पर क्या वो तार इतने मजबूत हैं कि किसी भी वेट को बेयर कर सकते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। और ऐसे में अगर आप कोई भी वजन लटका रहे हो तो जो भी आपने तार बनाया है वो टूटना नहीं चाहिए। ठीक, तो अब ये टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाली कैसे जाती है? देखो, हम अलग अलग वायर्स को देखते हैं अपने आसपास। हर वायर थोड़ी ना वजन ढोने का काम करता है, नहीं। तो हर वायर की टेंसाइल स्ट्रेंथ अलग होती है। तो कैसे निकाली जाती है? ये आपने वायर लिया बेटा, इसके नीचे आपने एक वेट निकाल दिया, मान लो 10 किलोग्राम का है एग्जाम्पल। सेम ऐसा का ऐसा तार लिया और जैसे ही आपने 11 किलोग्राम का उसके ऊपर वजन लगाया वो टूट गया। तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? कितना वेट वो वहन कर सकता है? 10। अगर आप मोटा तार लोगे तो उसका अलग से टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाला जाएगा। मतलब लटका देना है, टूटना नहीं चाहिए। और क्योंकि हम मेटल से बहुत सारे वायर्स बनाते हैं, इसीलिए हर वायर की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो अलग अलग होती है। तो मैक्सिमम हम ऐसे बोलते हैं कि मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उनके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो पाई जाती है, सबसे ज़्यादा होती है आयरन के अंदर। इसीलिए जहाँ पर भी किसी भी वज़न को ढोने की बात होगी तो वहाँ तार, किसके तारों का इस्तेमाल किया जाएगा? हमारे लोहे के तारों का। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो लोहे के वायर होते हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ में कॉइल किया जाएगा और मजबूत वायर बनाए जाएंगे जिससे कोई भी चीज़ को लिफ्ट कर सके। क्लियर है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताओ क्या है? कि वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे या नहीं देंगे। और हमको पता है कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के सबसे अच्छे कंडक्टर या चालक माने जाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं सुचालक है। इसमें भी सबसे मैक्सिमम कौन सा है हमारा? सोना, चांदी, एल्यूमिनियम और कॉपर। तो सोना चांदी को तो निकाल देते हैं, तो हमारे पास में बचा क्या सबसे बढ़िया? कॉपर। इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं उनके अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं वो या तो कॉपर के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, और जो तार हम लोग देखते हैं वो सारे के सारे किसके बनाए जाते हैं? कॉपर के बनाए जाते हैं। क्लियर? थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा के चालक है या सुचालक? सॉरी, कुचालक। सुचालक है यानी कि गुड कंडक्टर है। मतलब क्या हुआ उसका? हीट जो है वो अपने में से पास करने देते हैं। इसीलिए घरों के अंदर जो बर्तन होते हैं वो सारे के सारे किसके बनाए जाते हैं? मेटल के। कोई प्लास्टिक का बर्तन है क्या? प्लास्टिक का बर्तन नहीं है। माइक्रोवेव में क्या रखते हो? मेटल रख मत देना। मेटल रखते हैं माइक्रोवेव के अंदर? हाँ, अलग से माइक्रोवेव वाला प्लास्टिक होता है। हाँ जी। तो फिर हीट की कंडक्टिविटी कैसे बनते हैं? माइक्रोवेव हीट नहीं करती, डायरेक्ट हीट नहीं करती है। गुड। तो अगर आपको चूल्हे के ऊपर, गैस के ऊपर कोई भी बर्तन रखना है तो वो माइक्रोवेव वाला बर्तन तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आपको सारा का सारा बर्तन कौन सा चाहिए होता है? मेटल का। आपके जो नॉन स्टिक बर्तन भी होते हैं, कई लोगों को ऐसा लगता है कि नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं वो टेफ्लॉन के बने हुए होते हैं। किसी को और को यहाँ लगता है? ऐसे नहीं लगता। अच्छा, तो टेफ्लॉन फिर है क्या? तभी तो नहीं लगता क्योंकि हमने वो पढ़ा ही नहीं है। हम ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। टेफ्लॉन मैंने पढ़ाया था पर याद तो किसी को भी नहीं है। दिक्कत तो यही है, पढ़ाया तो मैंने सब है। चलो, तुम्हारे मेटल बर्तन जो होते हैं बेटा वो मेटल के ही बने हुए होते हैं, पर उनके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। ठीक है, जैसे आपका नाखून है और नाखून के ऊपर अपन लोग नेल पेंट लगाते हैं, नाखून पॉलिश लगा लेते हैं।
लगा लो, फिर मना थोड़ी ना किया है किसी ने कि नहीं लगा सकते, ये तो खुद का एक वो सोचने का नजरिया है, अभी हम नहीं लगाते, लगाओ, फिर मना थोड़ा ना किया है किसी ने। दुकानदार मना थोड़ा कर देगा कि नहीं मैं तुमको नेल पेंट दूंगा ही नहीं, लगा लो, कल से लगा के आना। चलो, तो बेटा मेटल के ही बर्तन होते हैं और मेटल के बर्तनों के ऊपर कोटिंग होती है टेफ्लॉन की, और इस टेफ्लॉन की कोटिंग की वजह से वो नॉन स्टिक हो जाते हैं। तो आपका जो नॉन स्टिक कढ़ाई तवा जो भी आप देखते हो बेसिकली वो मेटल का बना हुआ है, बट उसके ऊपर एक कोटिंग की हुई है, खत्म। अब कई लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ होता है टेफ्लॉन, तो उनको लगता है टेफ्लॉन का ही बना हुआ है, पर टेफ्लॉन का बना हुआ वो नहीं है। टेफ्लॉन जो है वो एक तरह का प्लास्टिक है जिसकी कोटिंग कर दी जाती है। तो हमारे सारे बर्तन जब भी हमें खाना पकाना होगा तो वो किसके बने होंगे? सिर्फ और सिर्फ मेटल के। अगर पकाना है तो, नहीं पकाना फिर तो कुछ भी रख दो उसके ऊपर। इसके अलावा और किसके अंदर खाना पका सकते हो? मिट्टी के बर्तन में। तो सिल्वर हमारा, कॉपर और एल्यूमिनियम मैक्सिमम हीट को क्या करते हैं? मैक्सिमम हीट को ट्रांसफर करते हैं अपने में से। लिखो, बढ़े आगे। ओके, सोनोरस होते हैं सारे के सारे। सोनोरस का मतलब सिंपल यही है कि अगर आप उसको किसी हार्ड सब्सटेंस से मारो ऐसे, तो उसमें से आवाज आनी चाहिए। मैं मार रही हूँ ना, बस खत्म, तो उसमें से आवाज आनी चाहिए। इसलिए हमारी स्कूल की घंटी, हमारे मंदिर की घंटी, गिरजाघर की घंटी जो है वो हमेशा और हमेशा मेटल से बनाई जाती है। क्यों? चर्च की बेल, गिरजाघर की बेल, हाँ वो भी ऐसी ही बजती है, बट उसको हाथ से नहीं बजाया जा सकता, ऊपर लगी हुई होती है। तो ये जितनी भी बेल होती है, इवन आपकी जो स्ट्रिंग्स होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया है गिटार, है ना, तो गिटार हो सकता है, सितार हो सकता है, वीणा हो सकती है। उसके अंदर भी अगर आपको चाहिए कि साउंड निकले तो वो किसकी वजह से निकलती है? मेटल के वायर्स की वजह से, क्योंकि ये नेचर के अंदर क्या होते हैं? सोनोरस, जिनमें से आवाज निकलती है अगर आप कोई हार्ड सब्सटेंस इनके ऊपर इस तरह से बजाएंगे तो। चलो नेक्स्ट टर्म लिखो, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी, समरूपता। जब भी हम ये बोलते हैं कि किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा फॉर्म प्रेजेंट है, और हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं बेटा नेचर के अंदर, प्राकृतिक रूप से, तो हम उसको बोलते हैं एलोट्रॉपी, और उन्हें हम लोग बोलेंगे एलोट्रॉप। यहां पर क्योंकि हम लोग मेटल डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम मेटल लेंगे टिन। टिन की दो फॉर्म होती है, एक होती है ग्रे और दूसरी होती है वाइट। नेचुरल है, हम लोगों ने नहीं बनाई है। नेचुरली अगर किसी की एक से ज्यादा फॉर्म में होती है तो हम उसको बोलते हैं ये एलोट्रॉपी है, और उनको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। जब कार्बन पढ़ेंगे तो कार्बन के एलोट्रॉप्स तो मैंने लिखवाए हैं, बता दो जरा फिर। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। हालांकि कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल में पढ़ेंगे उसको। चलो जी, फिजिकल स्टेट, सारी की सारी जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं नेचर के अंदर। सिर्फ एक है मर्क्यूरी जो कि लिक्विड है, और दूसरा हम लोग लगा लेते हैं गैलियम जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो है वो लिक्विड होता है। लिखो, अभी जिस रूम में तुम बैठे हो उस रूम के अंदर गैलियम की स्टेट क्या होगी? जिस रूम में आप बैठे हो ना उस रूम में सॉलिड हो जाएगी। क्यों? 30 डिग्री से कम है इसका टेम्परेचर। क्योंकि अभी इसलिए पूछो, अभी जिस रूम में बैठे हो ना इसलिए, कल जिस रूम में थे वो नहीं पूछा। चलो बेटा, डेंसिटी, डेंसिटी घनत्व, हमेशा घनत्व ज्यादा होता है 3
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होंगे। गलाना है और फिर उबालना है। तो गलाने से बात करते हैं पहले। मैंने बताया सोना चांदी बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी तब जाके वो गलेगा। उबलना, उबलते हुए किसी धातु को देखा है कभी? नहीं, फिल्में नहीं देखते हो क्या? चलो देखा करो। सो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, सिवाय अगेन सोडियम के, पोटेशियम के। मर्क्यूरी और गैलीनियम के क्यों नहीं होंगे हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट? क्योंकि वो हमेशा लिक्विड स्टेट पे है और 30 के आसपास अगर हम टेम्परेचर देंगे तो वो भी लिक्विड पे ही चली जाएगी। क्लियर? ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस का मतलब होता है टूट जाना, चूरा चूरा हो जाना, जैसे कि कांच ब्रिटल होता है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं भंगुरता का गुण। पीसेस के अंदर टूट जाना। तो जितने भी हमारे मेटल होते हैं वो ब्रिटल नहीं होते सिवाय जिंक को। अब बताओ क्यों होता है ऐसा? जल्दी जल्दी। जिंक मेलेबल भी नहीं होता क्योंकि ये मेलेबल नहीं है। जितने भी दूसरे धातु है तुम उनको अगर हैमर से बीट करोगे तो वो चादर बना लेंगे, लेकिन ये चादर नहीं बनाता। तो क्योंकि ढीठ है, फैलेगा नहीं तो टूटेगा, दोनों में से एक काम करेगा। इसीलिए बाकी सारे के सारे मेटल जो है वो ब्रिटल नहीं होते क्योंकि वो चादर बना लेंगे। तो हम फैल जाएंगे, हम टूटेंगे नहीं। और ये क्या कहेगा कि नहीं मैं तो टूट जाऊंगा, तो ये ब्रिटल होता है। लास्ट, हार्डनेस। सारे के सारे हार्ड होते हैं एक्सेप्ट एल्कलाइन मेटल, मर्क्यूरी और लेड। एल्कलाइन मेटल कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम। और उसके आगे वाले अर्थ मेटल, अर्थ मेटल। चलो इससे आगे कल पढ़ेंगे, कल मैटर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।